कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है, जो कभी एक बहादुर अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। सालों तक देश की सेवा करने के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि अब वह अपनी जिंदगी शांति से और एक शिक्षक के रूप में बिताना चाहता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह अपने पुराने स्कूल पहुंचता है, लेकिन प्रिंसिपल साफ शब्दों में कह देता है कि हेनरी के पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसे नौकरी देना मुश्किल है। तभी हेनरी अथॉरिटीज के हस्ताक्षर वाला एक खास पत्र दिखाता है। पत्र देखते ही प्रिंसिपल का रवैया बदल जाता है और वह तुरंत उसे नौकरी दे देता है। हालांकि वह हेनरी को स्कूल की सबसे बदनाम क्लास पढ़ाने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वहां के छात्र पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में दिलचस्पी रखते थे और शिक्षकों की बात मानने के बजाय उन्हें परेशान करने में मजा लेते थे। अगले ही दिन हेनरी उस क्लास में पढ़ाने पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान रह जाता है। ऐसा लग रहा होता है मानो क्लासरूम नहीं बल्कि किसी दोस्तों की पार्टी चल रही हो। कोई छात्र बेंच पर आराम से सो रहा होता है, कोई गिटार बजाकर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो कुछ बच्चे वहीं बैठकर मैगी बना रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी मस्ती में इतने खोए हुए होते हैं कि हेनरी के क्लास में आने का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। बेचारे हेनरी को कोई भाव तक नहीं देता, लेकिन हेनरी चुपचाप पूरी क्लास में घूमने लगता है और बच्चों की हरकतों पर मजेदार अंदाज में कमेंट्स करना शुरू कर देता है। वह हंसते हुए कहता है, अरे भाई, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, कम से कम 10 मिनट तो लगते हैं। फिर गिटार बजा रहे लड़के से बोलता है, इतना अच्छा बजा रहे हो, उम्मीद है लड़की इम्प्रेस भी हो जाएगी। हेनरी के इस अनोखे अंदाज को देखकर धीरे धीरे सभी छात्रों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। तो हेनरी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख देता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी अजीब होती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी एक शरारती स्टूडेंट उसके लिखे नंबर पर कॉल करता है और मजाक में कहता है कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुपचाप यह क्लास छोड़कर चले जाओ। लेकिन हेनरी इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय हंसकर टाल देता है। यह देखकर बच्चे दोबारा अपनी पुरानी हरकतों में लग जाते हैं और उसे फिर से नजरअंदाज करने लगते हैं। तभी हेनरी अचानक एक चौक उठाकर क्लास के फायर स्प्रिंकलर पर दे मारता है। अगले ही पल ऊपर से पानी बरसने लगता है और पूरी क्लास भीग जाती है। सभी स्टूडेंट घबराकर अपनी सीटों से उठ खड़े होते हैं और पहली बार पूरी तरह हेनरी की तरफ ध्यान देते हैं। हेनरी मुस्कुराते हुए दोबारा अपना परिचय देता है और कहता है कि अब से यही उनकी नई क्लास होगी और वह चाहता है कि सब लोग नई शुरुआत करें। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के 5 सबसे खतरनाक और बदनाम बैक बेंचर्स का ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इस ग्रुप का लीडर जैक होता है, जिसे अपने से सीनियर क्लास की एक लड़की पर क्रश होता है। जब उसके दोस्तों को यह बात पता चलती है तो वे उसका जमकर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ स्कूल के अमीर और घमंडी बास्केटबॉल खिलाड़ियों का ग्रुप आ जाता है, जिनकी इन लड़कों से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों गुट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अक्सर उनके बीच टकराव होता रहता है। बास्केटबॉल टीम के लड़के जैक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैक बाहर से शांत दिखाई देता है। कुछ देर बाद जब बास्केटबॉल टीम मैदान में प्रैक्टिस कर रही होती है, तब जैक अपने दोस्तों के साथ उन्हें दूर से देख रहा होता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वह चुपके से मैदान के किनारे एक बोतल फेंक देता है, जिससे बास्केटबॉल टीम का कप्तान संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी को गिरता देखकर जैक और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश टीचर उन्हें ये हरकत करते देख लेती है और बदतमीजी के लिए सजा सुना देती है। हालांकि ये शरारती बच्चे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। सजा से बचने के लिए वे टीचर के साथ ही एक प्रैंक कर देते हैं। वे चालाकी से उसकी टेबल पर पानी गिरा देते हैं और जैसे ही टीचर अपना डेस्क साफ करने में व्यस्त होती है, वे मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल काफी तनाव में होता है, क्योंकि स्कूल की छवि लगातार खराब होती जा रही थी। खराब रिजल्ट और अनडिसिप्लिन माहौल की वजह से एजुकेशन बोर्ड स्कूल की सालाना फंडिंग में करीब 20% की कटौती करने वाला था। इसी कारण बोर्ड के कुछ अधिकारी स्कूल का चेकिंग करने पहुंचे थे। यह देखना चाहते थे कि स्कूल का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। उधर हेनरी एक बार फिर अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए पहुंचता है, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उसके लिए पहले से ही एक नई शरारत तैयार कर रखी होती है। उन्होंने दरवाजे के ऊपर पानी से भरी एक बाल्टी रख दी थी, ताकि जैसे ही हेनरी अंदर आए पूरा पानी उसके ऊपर गिर जाए। लेकिन जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आ जाती है। वह तेजी से हुए गिरती हुई बाल्टी को हाथ से दूर धकेल देता है। यह देखकर पूरी क्लास दंग रह जाती है, क्योंकि उनका प्रैंक पूरी तरह फेल हो चुका था। इसके बाद हेनरी बिना गुस्सा किए आराम से पढ़ाना शुरू कर देता है। अचानक उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वह उससे सिगरेट का पैकेट मांगता है। हेनरी पहले ही समझ चुका था कि जैक धूम्रपान करता है। जैक थोड़ी झिझक के बाद अपना पैकेट उसे दे देता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यह नया टीचर करने क्या वाला है। हेनरी पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और क्लास के एक छात्र से सवाल पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि सिगरेट बनाने में कौन कौन से 3 मुख्य सामान इस्तेमाल होते हैं? पूरा क्लासरूम अचानक शांत हो जाता है। तब वह छात्र मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर उन तीनों चीजों को मिलाकर पी लिया जाए तो शायद काफी मजा आएगा। उसका जवाब सुनकर हेनरी मुस्कुरा देता है और कहता
कहता है कि सही जवाब देने के साथ साथ अच्छी सलाह देने के लिए उसे आज की क्लास छोड़ने की इजाजत है। यह सुनते ही पूरी क्लास उत्साहित हो जाती है और बाकी छात्र अपनी डेस्क बजाकर शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें भी क्लास छोड़ने का मौका मिलना चाहिए। हेनरी उनकी इस एक्साइटमेंट का फायदा उठाता है और एक एक करके सभी छात्रों को सिगरेट थमा देता है। फिर वह उनसे सवाल पूछता है कि आखिर सिगरेट पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है। हेनरी जानता था कि अगर वह सीधे सीधे सिगरेट के नुकसान गिनाने लगेगा तो कोई भी उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनेगा, इसीलिए वह पढ़ाने का एक अलग तरीका अपनाता है। वह छात्रों को समझाता है कि धूम्रपान करने से फेफड़ों के अंदर कैसे जहरीला तार जमा होता है और धीरे धीरे यह शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। तभी कुछ देर बाद घंटी बजती है तो हेनरी सभी से उनकी सिगरेट वापस मांग लेता है। हालांकि जैक और उसके दोस्तों का मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उन्हें भी अपनी सिगरेट लौटानी पड़ती है। उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के दोस्त ब्रूस को जानबूझकर धक्का देकर गिरा देता है। बस फिर क्या था, दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते स्टूडेंट्स एक दूसरे पर कुर्सियां, टेबल और जो भी हाथ लगता है फेंकने लगते हैं। इस हंगामे के बाद स्कूल प्रशासन फैसला करता है कि हेनरी की क्लास के उन 5 छात्रों को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि लड़ाई की शुरुआत उन्हीं की वजह से हुई थी। बाद में जब हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि जैक अब भी गुस्से में उन्हीं स्टूडेंट्स से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। हेनरी तुरंत वहां पहुंचता है और किसी तरह दोनों पक्षों को अलग करता है। वह जैक को शांत रहने के लिए समझाता है, लेकिन जैक गुस्से में भड़क उठता है। वह कहता है कि यह स्कूल कभी भी सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता। उसके मुताबिक अमीर परिवारों के बच्चों को हमेशा बचा लिया जाता है, जबकि गलती चाहे किसी की भी हो, सजा हमेशा उन्हीं जैसे छात्रों को मिलती है। इसके बाद उसी शाम स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी अपने उन 5 छात्रों की फाइलें निकालता है ताकि वह उनकी जिंदगी और परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहले उसे जुफा की फाइल मिलती है, जो एक पाकिस्तानी मुल्क से था और मुस्लिम होने की वजह से उसे अक्सर भेदभाव और तानों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने कई बार उस पर चोरी के झूठे आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवाई थी। इसके बाद हेनरी डेनिन की फाइल पढ़ता है। डेनिन की सबसे बड़ी तकलीफ उसके अपने पिता थे, जो कभी उसे अपनापन नहीं दे पाए। वे हमेशा यह कहते थे कि काश उनकी जगह बेटा पैदा हुआ होता। जब बाद में उनके घर एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और राजकुमार की तरह पाला, लेकिन डेनिन को हमेशा नजरअंदाज किया गया। अपने पिता का प्यार पाने के लिए डेनिन ने हर संभव कोशिश की। उसने लड़कों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लड़कों वाले खेल खेलने लगी और यहाँ तक कि अपने बाल भी छोटे करवा लिए ताकि उसके पिता उसे स्वीकार कर सकें। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद उसे कभी वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। इसके बाद हेनरी ब्रूस और क्रिस नाम के 2 भाइयों की फाइल खोलता है, जिनकी जिंदगी भी अपनी अलग मुश्किलों से भरी हुई थी। बचपन में ही उनकी माँ उन्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। इस हादसे ने उनके पिता को अंदर तक तोड़ दिया और धीरे धीरे उन्हें शराब की लत लग गई। घर की बिगड़ती हालत से बचने के लिए ब्रूस ने खुद को वीडियो गेम्स की दुनिया में खो दिया, जबकि परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक क्रिस के कंधों पर आ गई। वह पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम भी करता था ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके। इसके बाद हेनरी जैक की फाइल खोलता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसमें जैक के अतीत या परिवार से जुड़ी लगभग कोई जानकारी मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ हमें जैक दिखाई देता है, जो स्कूल के बाद एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। उसी होटल में एमएमए मुकाबलों पर सट्टा लगाने वाला एक इम्प्रेसिव आदमी चिया निन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ पार्टी करने आता है। जैक उनकी सेवा कर रहा होता है और तभी उसकी नजर चिया निन के महंगे लाइटर पर पड़ती है। मौका देखकर वह उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इसके बाद चिया निन के आदमी उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। हालांकि जब वे उसकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह अभी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र है। यह जानने के बाद वे उसे कुछ पैसे देते हैं और चिया निन उसे अपने लिए फूड डिलीवरी का काम करने का ऑफर भी देता है। उधर हेनरी अपने छात्रों को बेहतर समझने के लिए जुफा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह एक अजीब नजारा देखता है। जुफा और उसके पिता किसी झगड़े के बाद भागते हुए नजर आते हैं और उनके पीछे कई लोग दौड़ रहे होते हैं। हेनरी बीच बचाव करके स्थिति को शांत करता है। इसके बाद वह जुफा को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां एक बैंड लाइव परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जुफा हमेशा से संगीत का दीवाना था, लेकिन लोगों के सामने परफॉर्म करने का आत्मविश्वास उसमें कभी नहीं रहा। यह बात हेनरी अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए वह खुद मंच पर चढ़ जाता है और बैंड के साथ परफॉर्म करने लगता है। हेनरी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने देख जुफा का हौसला भी बढ़ जाता है। वह अपनी झिझक छोड़कर बैंड के साथ शामिल हो जाता है और संगीत बजाने लगता है। पहली बार इतने बड़े दर्शकों के सामने परफॉर्म करके उसे बेहद खुशी महसूस होती है। दूसरी ओर ब्रूस और क्रिस की जिंदगी में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। एक रात उनके पिता नशे की हालत में उनसे अपने लिए शराब लाने को कहते हैं, लेकिन दोनों भाई साफ मना कर देते हैं। यह सुनकर उनके पिता भड़क जाते हैं और गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलने जाता है और उन्हें समझाता है कि एक पिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां भी हैं।
वह उन्हें सलाह देता है कि अगर वे सच में अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें शराब छोड़कर किसी रिहैब सेंटर की मदद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ डेनिन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसके पिता उसके लिए मेकअप का सामान खरीद कर लाते हैं और कहते हैं कि उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह लड़कों जैसी जिंदगी जिए। लेकिन डेनिन के लिए यह बात बहुत तकलीफ देने वाली होती है। उसे हमेशा महसूस होता था कि उसके पिता ने कभी उसे वैसे स्वीकार ही नहीं किया। गुस्से में आकर वह सारा मेकअप अपने छोटे भाई के चेहरे पर पोत देती है और घर से कार लेकर जाने लगती है कि तभी हेनरी सामने आता है और उसे रोकता है और समझाता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर उसे सच में ड्राइविंग करनी है तो वह उसके साथ चले। इसके बाद दोनों एक गो कार्ट रेस ट्रैक पर पहुंचते हैं, लेकिन हेनरी ने इस बार एक खास योजना बनाई थी। उसने डेनिन के पिता को भी वहां बुलाया था क्योंकि उसकी इच्छा थी कि बाप बेटी एक दूसरे को नए नजरिए से समझें। इसके बाद दोनों के बीच गो कार्ट रेस शुरू होती है। रेस के दौरान साफ नजर आता है कि दोनों के बीच कितनी नाराजगी भरी हुई है। वे एक दूसरे की परवाह करने के बजाय सिर्फ जीतने पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसी जल्दबाजी में दोनों ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं और तभी अचानक एक बड़ा ट्रक डेनिन की गो कार के ऊपर चढ़ जाता है। यह दृश्य देखकर उसके पिता के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं टूटकर रोने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद डेनिन सुरक्षित बाहर निकल आती है। अपने पिता को इस तरह उसके लिए रोते हुए देखकर उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता उससे नफरत नहीं करते बल्कि उससे बेहद प्यार करते हैं। बस वह कभी अपने जज्बात सही तरीके से जाहिर नहीं कर पाए। इसके बाद अगले दिन जैक, ब्रूस और बाकी स्टूडेंट्स एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाते हैं जिसने शराब की लत को छोड़कर अपनी जिंदगी दोबारा संभाल ली थी। लेकिन वहां पहुंचकर ब्रूस और क्रिस हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिस इंसान का इंटरव्यू लिया जाना था वह कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता होते हैं। बातचीत के दौरान छात्र उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना क्यों शुरू किया था। तब वह बताते हैं कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब जिंदगी के सबसे कठिन दौर में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई तो वह पूरी तरह टूट गए। दर्द और अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। धीरे धीरे वह इतने खो गए कि यह भी भूल बैठे कि उनके 2 बेटे हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि वह सबके सामने यह नहीं बताते कि ब्रूस और क्रिस उनके ही बच्चे हैं, लेकिन वह अपने बच्चों से की गई गलतियों के लिए दिल से माफी मांगते हैं। यह सुनकर ब्रूस और क्रिस दोनों भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जैक अब चियानिन के लिए काम करने लगा था। इसी दौरान चियानिन उसे एक नया काम सौंपता है। वह चाहता था कि अगली MMA फाइट से पहले जैक एक फाइटर की ड्रिंक में नशीला दवाई मिला दे ताकि मुकाबले का नतीजा उनके पक्ष में जा सके। यह सुनकर जैक साफ मन कर देता है, लेकिन चियानिन जैक से वादा करता है कि अगर वह उसका काम कर देगा तो उसे बदले में काफी पैसे मिलेंगे। जैक अंदर से यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन चियानिन उस पर दबाव डालता है क्योंकि उसने अपने फाइटर की जीत पर बड़ी रकम दांव पर लगा रखी थी। मजबूरी में जैक मुकाबले से पहले उस फाइटर की ड्रिंक में नशीला दवाई मिला देता है, लेकिन बदकिस्मती से वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद हेनरी वहाँ पहुँचता है। वह उन लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी स्कूल के बच्चे को देखा है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे वहाँ से चले जाने की धमकी देता है। तभी लॉकर के अंदर से जैक की मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि जैक मुसीबत में फंसा हुआ है। बिना देर किए वह उन गुंडों का सामना करता है। अपने मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से वह अकेले ही कई लोगों पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको काबू में कर लेता है। आखिर में उसका सामना उनके सबसे ताकतवर MMA फाइटर से होता है जिसकी जल्द ही फाइट होने वाली थी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन हेनरी अपनी काबिलियत और अनुभव के दम पर उसे भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद अगला सीन अस्पताल का होता है जहां हेनरी अपने जख्मों पर पट्टी बंधवा रहा होता है। वहीं जैक पूरी घटना पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन चियानिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। हालांकि यह खबर मीडिया तक पहुंच जाती है कि एक टीचर ने अपने छात्र को बचाने के लिए प्रोफेशनल MMA फाइटरों का सामना किया और उन्हें हरा दिया। यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब छात्र हेनरी को सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो अपने विद्यार्थियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहां पता चलता है कि हेनरी खुद भी अपने स्कूल के दिनों में काफी शरारती हुआ करता था। एक बार स्कूल के प्रोग्राम के दौरान उसने मंच पर पियानो बजा रहे एक छात्र पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया था और जिस बच्चे पर हेनरी ने पानी का गुब्बारा फेंका था वह अपने माता पिता के सामने पियानो बजाकर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में हेनरी का उस लड़के से झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने उसका हाथ तक तोड़ दिया। इस गंभीर घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने हेनरी को सस्पेंड कर दिए, जिसके चलते उसे अपना शहर छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। प्रेजेंट में लौटने पर हम देखते हैं कि अब हेनरी की क्लास पूरी तरह बदल चुकी थी। जो छात्र पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी इज्जत करने लगे थे। सभी बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। आने वाली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरी क्लास जी जान से मेहनत कर रही थी। हालांकि इन सब के बीच ब्रूस अकेला ऐसा छात्र था जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे
धीरे पता चलता है कि ब्रूस ने अपने परिवार की परेशानियों और टूटे हुए माहौल से बचने के लिए नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया था। जिस तरह जैक ने अपनी तकलीफों को भुलाने के लिए वीडियो गेम्स की दुनिया में खुद को खो दिया था, उसी तरह ब्रूस तनाव और अकेलेपन से निकलने के लिए ड्रग्स लेने लगा था। लेकिन समय के साथ यह आदत उसकी लत बन गई और अब वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी वजह से वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं कर पाता था। हेनरी उसकी हालत को समझ जाता है और उससे वादा करता है कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगा, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब हो जाते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहा ब्रूस एक दिन अपनी बालकनी से नीचे कूद जाता है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वह कोमा में चला गया है। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। मीडिया इस घटना को सनसनीखेज बनाकर पेश करती है और ब्रूस की हालत के लिए स्कूल और खासकर हेनरी को जिम्मेदार ठहराने लगती है। बढ़ते दबाव के बीच हेनरी को एजुकेशन बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाता है, जहां उसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। हेनरी का लाइसेंस रद्द होने के बाद उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब वह स्कूल से विदा लेने लगता है तो वहां मौजूद सैकड़ों छात्र उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि हेनरी उन्हें समझाता है कि अगर वे सच में उसका सम्मान करते हैं तो उन्हें अपनी मेहनत से यह साबित करना होगा कि उसने उन्हें सही रास्ता दिखाया था। हेनरी की बात सुनकर पूरी क्लास एक फैसला करती है कि वे अपने आने वाले एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को दिखा देंगे कि हेनरी एक बेहतरीन शिक्षक। इसके बाद सभी छात्र पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट जाते हैं और आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। तभी जैक, ब्रूस और बाकी छात्रों को हेनरी के नंबर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह परीक्षा से पहले स्कूल में उनसे मिलना चाहता है। सभी छात्र बिना कुछ सोचे स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह सब एक साजिश थी। दरअसल यह पूरा खेल जियानिन ने रचा था, क्योंकि वह हेनरी से बदला लेना चाहता था। वह सभी छात्रों को स्कूल के अंदर बंद कर देता है ताकि वे परीक्षा ही न दे सकें और हेनरी कभी दोबारा अपनी इज्जत वापस न पा सके। कुछ देर बाद जब हेनरी स्कूल पहुंचता है तो उसे पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। बिना समय गंवाए वह जियानिन के आदमियों का सामना करता है। अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग और जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स के दम पर वह एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता है और छात्रों को आजाद करा देता है। इसके बाद सभी छात्र जल्दी जल्दी परीक्षा देने के लिए निकल जाते हैं, जबकि हेनरी अभी भी जियानिन से लड़ रहा होता है। इसी दौरान जियानिन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि वह वही लड़का है जिसके हाथ को हेनरी ने बचपन में गुस्से में तोड़ दिया था। उसी दिन से उसके मन में हेनरी के लिए नफरत भर गई थी। उसका हाथ टूटने की वजह से वह म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया और उसी दिन के बाद उसने पियानो बजाना भी छोड़ दिया। वह अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का जिम्मेदार हेनरी को मानता था। हेनरी उससे माफी मांगकर अपनी पुरानी गलती स्वीकार करता है। हालांकि जियानिन उस पर फिर हमला करता है, लेकिन लड़ाई के आखिर में हेनरी उसे मारने की बजाय माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी छात्र समय पर एग्जाम हॉल पहुंचकर परीक्षा दे देते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आता है और पूरी क्लास अच्छे अंकों से पास हो जाती है। उनकी मेहनत की वजह से स्कूल की रैंकिंग बढ़ जाती है और एजुकेशन बोर्ड स्कूल को 20% फंडिंग देने का फैसला करता है। उधर जियानिन दोबारा पियानो बजाना शुरू कर देता है, जबकि ब्रूस भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अगली बार एंट्रेंस एग्जाम देने का वादा करता है। अंत में हेनरी एक बार फिर स्कूल लौटता है और अपने नए बैच पर फायर स्प्रिंकलर की बारिश कर देता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।